नेपाल में हंगामा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल में लगातार सड़कों पर लोग दिख रहे हैं। 2 दिन लगातार जो हालात रहे वो तो हमने आपको बताई ही, लेकिन साथ ही साथ एक और जानकारी आपको दे दें कि नेपाल में आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर एक बार फिर बवाल हो रहा है। युवा प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई है, आपस में प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की हुई है। काठमांडू में हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए। भले ही कल सुबह 6 बजे तक काठमांडू में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया हो, लेकिन युवा प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर हैं और आपस में ही युवा प्रदर्शनकारी भिड़ गए हैं। इनमें ही झड़प देखने को मिल रही है। नेपाल में आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर बवाल हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान सेना की मौजूदगी है। सेना ने लगातार काठमांडू में हालात को सामान्य करने के लिए पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में ले रखा है और इस बीच प्रदर्शनकारियों की आपस में ही धक्का मुक्की की तस्वीर सामने आ रही है। सेना हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शनकारी आपस में ही धक्का मुक्की करते हैं, जिसके बाद इन सभी को वहां से हटा दिया जाता है। और काठमांडू के साथ साथ कुछ और भी जिले हैं जहां पर अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन काठमांडू में स्थिति अभी भी उसी तरह की मानी जा रही है जैसी 2 दिन पहले थी। बस अंतर इतना है कि 2 दिन पहले सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी के बीच भी लगातार आगजनी की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन आज सेना की तैनाती है। सेना को काठमांडू की सड़कों पर तैनात कर दिया गया है और नेपाल के तमाम जिलों को सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और इसी वजह से हालात थोड़े बेहतर जरूर है, लेकिन युवा प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पर दिख रहे हैं और यही वजह है कि सेना हेडक्वार्टर के सामने इनमें आपस में धक्का मुक्की की तस्वीर सामने आई है। फिर इन्हें एक बार फिर अरेस्ट किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल से भागे भारत में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के 22 कैदी, बिहार के 10 कैदी, पश्चिम बंगाल के 3 कैदी, तो कुल मिलाकर ये संख्या 35 हो जाती है। ये वो कैदी हैं जो नेपाल से भागे हैं जब नेपाल में तनावपूर्ण माहौल था, स्थिति एकदम विद्रोह वाली दिख रही थी और तभी कैदियों ने इस मौके का फायदा उठाया और भाग निकले। ये 35 कैदी मैं आपको बता रही हूँ जो कि यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से हैं और ऐसे में अब ये देखना होगा कि नेपाल की जो हालात है, जो स्थिति है, वो कब बेहतर होगी, कब बैक टू नॉर्मल की तरफ स्थिति जाएगी और अगली कमान किसके हाथ में आएगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि 4-5 नाम लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जिनके पास पहले नेपाल में जो एक महिला के तौर पे उन्होंने एक जज की जो कमान संभाली थी, वो माना जा रहा है कि उनको ये कमान मिल सकती है क्योंकि लोग उन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग नाम भी हैं। अभी देखना होगा कि किसके नाम पर अंतिम मोहर लगती है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, नेपाल में हिंसा के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। नेपाल में अब तक 14 की मौत हो गई है। काठमांडू हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 25 मृतकों की पहचान हुई है और 6 शव अभी भी उनकी जानकारी मिल रही है कि 6 शव अभी भी बरामद किए गए हैं। नेपाल हिंसा के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़ी है। अब भी अज्ञात हैं 6 शव। पूर्व पीएम खनाल की पत्नी लक्ष्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिनको जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन 6 शव अभी भी ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाई है। काठमांडू हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 25 मृतकों की पहचान हो गई है। 6 शव अभी भी अज्ञात हैं। साथ ही पूर्व पीएम की पत्नी, जिनको घर में ही जिंदा जला दिया गया था, उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। जिंदा जलाने के तुरंत बाद उनको अस्पताल लेकर जाया गया था। अस्पताल में भर्ती जरूर है, लेकिन उनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। और नेपाल में अभी भी युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, लेकिन इस बीच नेपाल से खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे, जिस रणनीति के तहत सड़कों पर थे, उनका ये कहना है कि हमारे आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया था। कुछ अराजक तत्व तो हमारे आंदोलन में आए थे जिन्होंने नेपाल में माहौल खराब किया, लेकिन इस बीच 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। मैं इस वक्त काठमांडू नेपाल में हूँ। जिस तरह का माहौल काठमांडू में था, अब कहीं न कहीं उसमें परिवर्तन आया है। अब चीज़ें स्थिर दिख रही हैं, आवागमन भी सुचारू ढंग से शुरू है, लेकिन यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ भारतीय नागरिक हैं जो काठमांडू आए थे, दर्शन के लिए घूमने टहलने आए थे। इनका 1 या 2 दिन का टूर था, लेकिन जिस तरह के हालात थे, ये लोग यहाँ पर फंस गए और आज शायद इनको अपने वतन जाने को मौका मिला है। अब इनसे हम बात करेंगे। सर, आप कब आए थे? हम लोग 4 तारीख को आए थे। हम लोग 23 जन का हम लोग का ग्रुप था। जो ग्रुप में हम लोग आए थे मुक्तिनाथ दर्शन करने के लिए।
तो हमारे ग्रुप में मैक्सिमम लोग सब जो थे वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं और लेडीज़ हैं। उसमें 20 जन लेडीज़ थी और 3 हम लोग जेंट्स थे। और सारे हम लोग जो लोग गए थे मुक्तिनाथ दर्शन किए। मुक्तिनाथ दर्शन करके जो पोखरा से काठमांडू आए और हम लोग का फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए 9 तारीख को हम लोग जब एयरपोर्ट गए तो हमारा फ़्लाइट 2 बजे का था। हमारा फ़्लाइट जब बोर्डिंग गेट पे हम लोग बैठे हुए थे, फ़्लाइट ऊपर में आया एयर इंडिया का और वापस चला गया। अच्छा, आपकी आंखों के सामने? हमारे सामने, देखते देखते। तो उस दिन एक्चुअली ऐसा हुआ कि यहाँ पे उसके पहले दिन से रात को तकलीफ स्टार्ट हो गई थी। हम लोग खबर तो मिल ही रही थी और हम लोग उसी हिसाब से सुबह 8 बजे एयरपोर्ट आ गए थे। 8 बजे से एयरपोर्ट पे बैठे थे कि 2 बजे का फ़्लाइट पकड़ेंगे, बट वो फ़्लाइट आके भी वापस चला गया। लैंड करने का उनको शायद परमिशन नहीं मिला। उसके बाद हम यहाँ पे हालात शायद खराब हो चुके थे। हालात तो ये वो लोग हैं जो नेपाल में फंसे हुए हैं, काठमांडू में आप बीती बता रहे हैं। उम्मीद है स्वदेश वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच नेपाल से हिंसा के कुछ खौफनाक वीडियो और सामने आए हैं और इन वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि 9 सितंबर को किस तरह से नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत अलग अलग जिलों में गाड़ियों को जलाया गया, आम लोगों को टारगेट किया गया। यही वजह है कि 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और 25 लोगों की मौत हो गई है। ये खौफनाक वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे वहां पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों को आग लगाई गई, तमाम बाइक्स को आग के हवाले किया गया। ये गाड़ियां और बाइक हैं, वहां तो होटल तक में आग लगा दी गई। अपने ही राष्ट्रपति भवन को, अपने ही सुप्रीम कोर्ट को, अपने ही संसद भवन को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, उस पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया है। एशिया का सबसे बड़ा संसद भवन कहा जाता है सिंह दरबार, जिसमें आग लगाई गई और 2 दिन तक वो जलता रहा। सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में फाइलें इतनी ज्यादा थी कि 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट का पूरा परिसर जलता रहा। अब ऐसे में न्याय की उम्मीद के साथ लोग कहां जाएंगे, ये सवाल उठ रहा है। राष्ट्रपति भवन में आग लगाई गई, अपने ही पूर्व पीएम के आवास पर आग लगा दी गई, यहां तक कि पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा तक जला दिया गया। जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। और ऐसा ही नहीं बल्कि कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं काठमांडू के, नेपाल के दूसरे शहरों के, जहां पर ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। और यही वजह है कि नेपाल में अलग अलग शहरों को अब सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और अपने कंट्रोल में लेने के बाद सेना अब युवा प्रदर्शनकारियों से खुद डील कर रही है, खुद उनसे बातचीत कर रही है। 6 से 7 मांगों की लिस्ट सेना को दी गई है। उनमें से कई मांगे ऐसी हैं जो अभी मान ली गई हैं, लेकिन कई मांगों पर विचार किया जा रहा है। यहां तक कि इन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री का नाम तक अपने स्तर पर तय करके दे दिया है सेना को। और अभी भी यह पता चल रहा है कि प्रदर्शनकारियों के एक डेलीगेशन को बुलाया गया है, उनसे भी बातचीत की जा रही है कि आगे और वो क्या चाहते हैं। साथ ही हालात सामान्य रहें, खराब ना हो, इसको लेकर कैसे बड़े कदम उठा जाए, इस पर भी बातचीत हो रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम पर सहमत नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवा प्रदर्शनकारी कार्की के नाम पर सहमत नहीं है। रेस में शामिल हुआ कुलमन घीसिंग का नाम, यानी कि देखिए ये लगातार कहा जा रहा था और ये माना जा रहा था कि सुशीला कार्की जिनका नाम सबसे आगे है लिस्ट में, अब ये जानकारी मिल रही है कि अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं है। युवा प्रदर्शनकारी कार्की के नाम पर सहमत नहीं है और अब रेस में कुलमन घीसिंग का नाम शामिल हो गया है। तो देखिए अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। सेना मुख्यालय में सभी को वहां पर बुलाया भी गया है, बैठक भी हो रही है वहीं प्रदर्शनकारियों के बीच में और सेना के बीच में। ऐसे में इस बैठक पर नजर सभी की और ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। लेकिन उससे जो जानकारी निकल रही है कि अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बन रही है। तो नेपाल में लगी आग ने सत्ता को झुलसा दिया। सड़क पर उतरकर युवा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ लामबंद है। सरकार लड़खड़ा गई है। सत्ता के खिलाफ युवाओं का गुस्सा ऐसा कि हालात बांग्लादेश के पैटर्न वाले लग रहे हैं। हिंसा के बीच नेपाली युवाओं की मांग भी सामने आ चुकी है। क्या है वो मांग, देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पर प्रहार, किसको कमाल। नेपाल हिंसा, बांग्लादेश का पैटर्न। नेपाल में लगी आग ने सत्ता को झुलसा दिया है। सड़क पर उतरकर युवा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ लामबंद है। सरकार लड़खड़ा गई।
सत्ता के खिलाफ युवाओं का गुस्सा ऐसा कि हालात बांग्लादेश की तर्ज पर देखे जा रहे हैं। नेपाल में सियासी आग और युवाओं के गुस्से का विस्फोट ऐसा फूटा कि नेपाली सत्ता की जड़ें हिल गई। भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक उथल-पुथल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और अब नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। दोनों ही देशों में युवा प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर इस तरह उत्पात मचाया कि जमी जमाई सरकार की जड़ उखड़ गई। पूरा नेपाल अब सेना के कंट्रोल में है। यहाँ पर कर्फ्यू स्टार्ट हो चुका है, दिन भर कर्फ्यू रहेगा। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर नेपाली सेना उतरी हुई है। आप देख सकते हैं सिचुएशंस को यहाँ पर ठीक किया जा रहा है। यहाँ के हालात को संभालने के लिए कर्फ्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो नेपाल की जो सेना है, नेपाल की पुलिस तो लोकल है ही, लेकिन जो सेना है उसने पूरे नेपाल को अपने हाथों में ले लिया है, पूरे कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है। बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही देशों में युवाओं के अचानक उबाल की वजह वैसे तो भ्रष्टाचार है, लेकिन क्या युवाओं का सरकार के खिलाफ इस तरह सड़कों पर उतरना महज सहयोग है? दोनों ही देशों में हुए आंदोलन पर नजर डालें तो इसकी कहानी काफी मिलती जुलती दिखती है और कई लोग इसमें गहरी साजिश का शक भी जता रहे हैं, क्योंकि नेपाल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़कों पर सिर्फ जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हिंसा को रोकने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल में भारी हिंसा के बीच सेना की युवा प्रदर्शनकारियों से मुलाकात हुई, जिसमें कुछ मांगे रखी गईं। अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाएं, सभी सरकारी लोगों की संपत्ति की जांच हो, मार्गदर्शन के लिए नेपाली युवाओं को शामिल किया जाए, देश की संपत्ति की जांच के लिए आयोग का गठन हो। नेपाली युवाओं की लिस्ट लंबी थी और उनकी आवाज थी नया नेपाल चाहिए। वहीं बात अगर नेपाल में बिगड़े हालात के बाद कमान संभालने की करें तो नेपाली युवाओं की तरफ से सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया। जानकारी के मुताबिक काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी उनका समर्थन किया है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं और करीब करीब उनके नाम पर सहमति बन गई है। सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया है। उन्होंने 1979 में वकालत में अपना करियर पूरा किया था। नेपाल का अगला अध्याय लिखा जा रहा है। कल क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भ्रष्टाचार पर प्रहार कौन करता है और सत्ता की कमान किसे मिलती है। नेपाल के लोग बदलाव चाहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। अंतरिम सरकार बनेगी या फिर सत्ता की कुर्सी पर खून खराबा जारी रहेगा, ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।